देखिए, मैं मानता हूँ कि इसमें छुपा के नहीं रखा गया। ये नई चीज कहानी बनाई गई है। एक नए आगे के एक्शन के लिए, और उसके लिए वायुसेना को ही कहा गया है, क्योंकि अमरप्रीत सिंह जी ने ही 3 सप्ताह बाद ऑपरेशन सिंदूर के इस डिबेट को चलाया था। और सारी डिबेट जो है एयरफोर्स की भूमिका को लेकर ही चल रही है, रफाल की भूमिका को लेकर, या नेवी के अटैचे शिव कुमार के कथन को लेकर। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है वो दो है। अगर आप राहुल सिंह जी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को फिर से देखें, उन्होंने ये कहा कि 80% से ज्यादा हथियार या विमान और ड्रोन्स जो पाकिस्तान यूज कर रहा था वो चाइना के थे। राहुल सिंह जी ने जो कहा, और जो पब्लिक डोमेन में था, कि चाइना ने अपने विमानों का परीक्षण किया, जो कि कहा गया कि रियल टाइम में अपने विमानों को टेस्ट किया पाकिस्तान ने, चाइना ने। आप ये बता नहीं रहे हैं कि आपने चाइना के विमान गिराए हैं कि पाकिस्तान के गिराए हैं। तो क्या पाकिस्तान, अमेरिका के यानी चीन के विमानों को कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान के विमान, अमेरिका के विमान गिरे उसमें? अगर ये कंक्लूजन है तो आप क्या बताना चाहते हैं? कि आपने अमेरिका को ये बताना चाहते हैं कि आपके विमान हमारे काम के नहीं है, इसलिए हम आपके F-35 को नहीं ले सकते क्योंकि हमने उनको युद्ध में गिराया है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आप सुखोई 30 विमानों की और सुखोई 400 मिसाइल सिस्टम की तारीफ कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हम ये ढूंढ रहे हैं कि आप तुरंत प्रभाव से रूस के साथ कोई बहुत बड़े समझौते करने जा रहे हैं, और उसके पहले आप तैयार कर रहे हैं ग्राउंड को। तीसरी बात ये कि अमरप्रीत सिंह जी कहते हैं, जो कहते हैं, हमारा ये पूछना है कि जब आपने सैटेलाइट इमेजनरीज और रिपोर्ट्स पहले जो बताई हमको, वो ये बताई देश को, दुनिया को तुरंत बता दी कि ये हमने 13 ठिकानों पर सफलतापूर्वक अटैक किए 22 मिनट में, 23 मिनट में। और अटैक, उसमें हमारा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री के शब्द हैं कि हमारा तो कांच भी नहीं टूटा। हमको ये पूछना है कि जब आपने वो 13 ठिकानों पर हमला किया, और आप टारगेटेड था 13 ठिकानों पर, तो ये पाकिस्तान के विमान कहां से आ गए बीच में, कब गिरे? मतलब आपने 22 मिनट में जब ऑपरेशन खत्म ही हो गया और आपने केवल 13 ठिकानों पर हमले किए, और अमरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं कि आफ्टर अटैक वी इन्फॉर्म डीजीएमओ ऑफ पाकिस्तान दैट वी हैव नो मिलिट्री एस्पिरेशंस, ओनली टेरर टारगेट्स, एंड द पाकिस्तान डीजीएमओ डिड नॉट एग्री। हमारा ये कहना है कि जब आपने सफल ऑपरेशन कर दिया और उसकी वाहवाही ले रहे हैं प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और सब लोग ले चुके, तो ये जो आपने 6 जो गिराए विमान, ये क्या 22 मिनट के ऑपरेशन के बाद गिराए हैं क्या? कि आपने पाकिस्तान में अटैक किया तो आपने उनके अटैक को रिवर्स किया, उनको डाउन किया। तो ये मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि इससे क्या हो रहा है, छुपाने की बात नहीं है। इससे पूरी इमेज सरकार की, विपक्ष की नजरों में, देश की नजरों में, डिफेंस के एक्सपर्ट्स की नजरों में, वायुसेना की नजरों में, थल सेना की नजरों में, और जो आपके डिप्टी डिफेंस चीफ हैं वो,
आपका शिव को नेवी का जो अटैची है वो आपका सीडीएस है, वो सीडीएस नहीं कह रहे हैं इस चीज को, एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं इस चीज को, जबकि वो शंग्रीला डायलॉग में सिंगापुर में जो ब्लूमबर्ग ने सवाल किया था वो सीडीएस से किया था। आप सीडीएस को आगे नहीं कर रहे हैं इस पूरे मामले में, आप एयर चीफ मार्शल को कर रहे हैं। इसमें कई चीजें, पूरे ऑपरेशन सिंदूर को आप 3 महीने से घसीट रहे हैं और मूल सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं कि सीज फायर क्यों किया, किसने किया, किसके कारण किया, किन शर्तों पे किया। और आपने अगर इतना नुकसान उनको पहुंचा दिया जो आज वो अमरप्रीत सिंह जी कह रहे हैं, तो आपको सीज फायर की जरूरत क्यों पड़ गई? तो ये इसके पीछे हमको जो बहुत बड़ा जो 2 चीजें नजर आती है, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पर कोई बहुत बड़ा कंपल्शन प्रेशर नजर आता है, और दूसरा ये कि हमको अपनी एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को लेकर बहुत बड़ा संकट, इमीडिएट संकट पैदा हो गया है कि अब हमको ये लग गया है कि तेजस का जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा वो हमको शेल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा जो चल रहा है अमेरिका के साथ ट्रेड को लेकर, उसमें जो बेसिक इंजन है वो हमको जनरल इलेक्ट्रिक से मिलना थे अमेरिका से, अब वो नहीं मिलेंगे। इसलिए अब हम पैनिक में हैं, और वो पैनिक हमको एक नए फ्रंट में डाल रहा है, नई डिफेंस डील में डाल रहा है। जी, एक सवाल है यहाँ पर श्रवण जी, कि क्या ये हड़बड़ी नहीं दिखाई जा रही है भारत सरकार की तरफ से? क्योंकि 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन मिल रहे हैं, और क्या पता कोई वहां समझौता हो जाए और मामला फिर दूसरा मोड़ ले ले। बहुत हड़बड़ी दिखा रहे हैं, जिसको पैनिक रिएक्शन कहते हैं वो है पुतिन। और अगर ट्रंप में यूक्रेन को लेकर कोई बहुत बड़ा समझौता हो जाता है तो हम लोगों को बहुत दिक्कत का काम है, क्योंकि रूस के खिलाफ सारी सैंक्शंस समाप्त हो जाएंगी उस स्थिति में, और बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। और ट्रंप और चाइना के बीच भी अगर समझौता हो जाता है, हम लोग बुरी तरह फंसने वाले हैं। मैं केवल एक ही शब्द कहता हूँ, फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर जो हमारी नीतियां हैं उसको मोदी जी ने बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस और आगे के लिए बहुत डिफिकल्ट बना दिया है, सस्पिशियस बना दिया, मिस्टीरियस बना दिया। ये बहुत पैनिक में जो कर रहे हैं वो बहुत भयानक चीज है, जिसको कहना चाहिए कि ये सवाल अब और पूछे जाएंगे सरकार से। राहुल गांधी के लिए इन्होंने और एक बड़ा बम दे दिया है, वो तो एटम बम उन्होंने छोड़ा, ये परमाणु बम दे दिया सरकार ने राहुल गांधी के हाथ। मेरा ऐसा मानना। जी नरेश जी, पॉलिटिकल इस्तेमाल सेना का ये सरकार लगातार कर रही है। पुलवामा उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है, लेकिन ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें सेना का इस्तेमाल इस सरकार ने अपनी राजनीति के लिए किया। क्या ये भी एक राजनीतिक इस्तेमाल है? 2 तरह से आप सेना से वो चीजें कहलवा रहे हैं जो आप खुद नहीं कह सके संसद में बहस के दौरान, जो आपके पास अगर इसकी इंफॉर्मेशन होगी तो आपने न तो उस युद्ध के दौरान कहलवाई, न उसके बाद कहीं, और आज 3 महीने बाद आप एयरफोर्स के चीफ से ये बात कहलवा रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल इस्तेमाल देश के अंदर और पॉलिटिकल इस्तेमाल आप विदेश की नीति में करें तो चलिए ठीक है, तो देश हित का मामला है, अगर अच्छे से आप कर रहे हैं तो स्वागत है। लेकिन ये इस्तेमाल क्या बताता है? देखिए, ये जो आज जो सबसे स्ट्राइकिंग जो बात उन्होंने राजनीतिक अगर दृष्टि से देखें तो उन्होंने ये बात कही है कि पॉलिटिकल विल थी और हमें पूरी तरह से छूट थी, हम जो चाहें करें। ये दरअसल उस नौसेना के अधिकारी ने जो
इंडोनेशिया में कहा था, उसका आज वो जवाब एक तरह से दे रहे थे। और लेकिन ये जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी वायुसेना के अध्यक्ष को, तो ये थोड़ा सा मुझे ये, क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र में जो बात आती है, पॉलिटिकल विल थी या नहीं, ये बात मुझे नहीं लगता कि उनको बताने की कोई जरूरत थी, अनलेस ये कोई बहुत बड़ा सवाल उठ गया हो, तो ये प्रश्न जरूर खड़ा करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं आप, ये टाइमिंग, इसको आप 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस है और प्रधानमंत्री मोदी जो भाषण देने वाले हैं उसकी लोगों को प्रतीक्षा है। उससे ये कोई हफ्ते भर पहले, हफ्ते से भी क्या, कुछ 4-5 दिन पहले अगर आप इस तरह का बयान दे रहे हैं तो ये क्या दिखाता है? यानी आप वो ग्राउंड बना रहे हैं जिस पर आप और आगे कुछ बोलेंगे। ये एक बात हो सकती है, आप इसको इस तरह से देखें, लेकिन ये तो स्पेकुलेशन की ही बात होगी। मुझे ऐसा लगता है कि जहां तक हम जैसे पत्रकार या आम जनता भारत की जो जानना चाहती है वो ये है कि सिंदूर तो अब हो गया, आपने सिंदूर से क्या सबक सीखा, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप आगे उसके लिए क्या कर रहे हैं। मतलब ये बात उसमें जाहिर हो गई कि हम जो है दरअसल परोक्ष रूप से चीन से लड़ रहे थे, तो इसका मतलब यह है कि हमारी तैयारी पूरी नहीं थी। और वो तैयारी, जैसा कि श्रवण जी ने संकेत दिया कि वो हमारे पास जो तेजस प्रोजेक्ट, हालांकि मैं इनसे इस मामले में सहमत नहीं हूं कि हमें प्रोजेक्ट ही शेल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इंजन की बात है, इंजन का हमें कोई दूसरा वो ढूंढना पड़ेगा सेलर, जो वो हो सकता है यूरोप में कोई हो या हम रूस से ही लें, क्योंकि भारत में तो अभी उसको बनाने की क्षमता नहीं है, उसमें अभी काफी समय लगेगा। और सारी समस्या यही है कि अभी तक कोई ऐसा संकेत मुझे नहीं दिखा है कि बहुत जोर शोर से, बहुत युद्ध स्तर से हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट बहुत तेजी से चल रहा है। आपको याद होगा, ये इसका जिक्र हालांकि हम पहले भी कर चुके हैं, ये Su-57 जो विमान है जिसके बारे में अब कहा जाता है कि भारत रूस से ले लेगा फाइनली, क्योंकि उन्होंने शर्तें कुछ बदली हैं भारत के अनुकूल। ये प्रोजेक्ट तो भारत ने उनके साथ मिलकर किया था। 2018 में भारतीय वायुसेना की सलाह पर आपने उसको शेल्व कर दिया था, आपने उसे रोक दिया था। यानी आप 18 से लेकर 25, तो आप इतने साल तक आप क्या कर रहे थे भाई? आपने कोई दूसरे 5th जनरेशन के लिए आपने सच में कोई बड़ी पहल की। आप 4th जनरेशन के ही विमान ढूंढ रहे थे बाजार में, और ना ही आप अपने जो आप आज बना रहे हैं, उस समय कहा था हम अपने आप बनाएंगे, लेकिन आपने किया क्या? 1 साल पहले आपने एक बयान दिया था, हमने उसकी स्वीकृति दे दी है। अब फिर बयान दिया है कि हमने उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है। अब इससे लेकिन होता क्या, जो बनेगा आज भी अगर वो युद्ध स्तर पे बनाए तो 2035 में वो होगा। तो मेरे चीज एक दूसरी बहस का मुद्दा है, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो बयान आया है इससे सरकार को क्या हासिल होने जा रहा है, मोदी जी को क्या हासिल होगा, क्या हासिल करना चाहते हैं वो इस समय ये बात एयर चीफ से कहलवा कर? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये इसका संकेत राजनीतिक के बजाय डिप्लोमेटिक मुझे ज्यादा लगता है। ये संकेत दरअसल रूस को है और ये संकेत ट्रंप को है, ये अमेरिका के प्रशासन को है। और आपने देखा होगा पिछले कुछ 2 दिन में बहुत सारे अमेरिका के पूर्व अधिकारी और सेनेटर्स अब ये कह रहे हैं, ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं कि भारत को हमने 25 साल तक इतना ग्रूम किया था, आप उसको छोड़ रहे हैं। और ये जो हमने काफी कुछ जोर, जो शीतल जी ने जिसकी तरफ इशारा किया था कि हमने काफी कुछ अपना झुकाव ट्रंप की तरफ कर दिया था और अमेरिका की तरफ जो कर दिया था, हम रूस को भूल गए थे। मुझे नहीं लगता कि रूस को भूले थे, लेकिन फिर भी हम रूस को काफी पीछे छोड़ रहे थे। और उसकी वजह जो बताई जाती थी कि चीन क्योंकि रूस निर्भर हो रहा है तो हमें अमेरिका की शरण में जाना ही होगा। लेकिन
आपको ये मालूम था कि अमेरिका पर आप पहले भी भरोसा पूरी तरह से नहीं कर सकते थे और अब तो ये सिद्ध हो गया कि आप नहीं कर सकते, तो आपको पहले ही थोड़े से अपने जिसे कहते हैं कि अपने बेट्स को आप और सिक्योर करना चाहिए था। तो सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए था। जी ठीक बात जी। तो मुझे मैं इसको इसी तरह से देखता हूँ। जी शीतल जी, मैं कमेंट्स भी देख रहा हूँ, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। ये छुपाई क्यों गई खबर? ये तो समझ में आ रहा है टाइमिंग के कि ये मकसद हो सकता है इस समय इस तरह के बयान देने की, लेकिन छिपाई क्यों गई? इसे पहले क्यों नहीं रिवील किया? क्या इसमें ये जैसा श्रवण जी ने इशारा किया कि ये स्क्रिप्टेड है क्या ये गढ़ा हुआ ज्यादा लग रहा है क्या? नहीं तो इतनी बड़ी उपलब्धि तो कोई छुपा के नहीं रखता, खासतौर पे तब जब सरकार बहुत ही डिफेंसिव थी, बार बार हमले हो रहे थे उस पर युद्ध विराम को लेकर। देखिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है और हमारे यहाँ वैसे ही एबनॉर्मल सेंसिटिविटी है चीजों पर, तो जितना श्रवण जी ने कह दिया उससे आगे उसको बढ़ा पाने की तो स्थिति नहीं है। अब स्थिति ये है कि ये जो इंजन वाली बात है, मैं जो बता रहा था पहले कि इधर कुछ हम चीजों को कोई दीर्घकालिक फैसले लेने वाले दौर में नहीं लगते, हम रिएक्शन में चीजें कर रहे हैं और इसमें करने में बहुत सारी त्रुटियां होती हैं। ये इंजन वाली बात भी हम अभी तक जीई से ले रहे थे अमेरिका से, और अपने जहाज को हमने बनाया है उसमें लगा रहे थे उसको, वो सप्लाई में लेट था, इशू था वो एक अमेरिका से, अब रिश्ते खराब हुए हैं। हमने पिछले 4 दिन पहले ही फ्रांस की सैफरान से लगभग समझौता कर लिया है और ये सब इंजन बनाने का, और उसमें ये किया है कि वो हमारे साथ मिलके उस इंजन को हमारे अनुकूल डेवलप करेंगे। ये किसी भी समय अनाउंस हो जाएगा, लेकिन 4 दिन पहले ये रक्षा स्रोतों से ये खबर आ चुकी है। सैफरॉन नाम की कंपनी है, फ्रेंच कंपनी, जिसके साथ हमने ये किया है। तो ये मुझे लग रहा है कि अब एकदम से कोशिश हो रही कि अमेरिका से कैसे एकदम सारी चीजें, कुछ हमारी कुछ खरीद के रक्षा खरीद के कुछ सौदे भी थे जिनको हमने भी कैंसिल किया है कि अब हम उनको नहीं ले रहे। तो एकाएक शिफ्ट आप देखेंगे कि और सोशल मीडिया पे जो दक्षिणपंथी प्रोफाइल है, अब उनमें चीन के प्रति एकाएक बहुत सहृदयता पैदा हो गई है और चीन की बहुत सी विकास की बातों से मतलब उनको बड़ा उसमें सुकून मिल रहा है अचानक। रूस से तो है ही है, और वो सब बातें जो एक जमाने में एक पूरा पक्ष कहता था कि भाई रूस के और चीन के रिश्तों में जो ये नया डेवलपमेंट है जो बहुत गहरा हो गया है, रूस से रिश्ते का फायदा उठा के भारत और चीन के रिश्तों में जो जहां जहां कड़वाहट के पॉइंट्स हैं उनको कुछ नलीफाई कर सकता है। और इन रिश्तों को चूंकि हम 140 बिलियन का कारोबार उनके साथ कर रहे हैं, तो एक इसके साथ वातावरण में एक तनाव पैदा करके हमेशा क्यों रहे। ये बात थी उस समय, विवेकशील लोग कहते थे कि इसको भी एक लॉन्ग टर्म में रखना चाहिए, लेकिन तब हम चूंकि पूरा पश्चिमोन्मुख थे तो हम इधर देखने की ओर ही नहीं गए। तो इसलिए मुझे ये हाँ, मैं आपके मूल प्रश्न पे आ जाता हूँ। आप जो पूछ रहे हैं जी, हाँ, आप जो पूछ रहे हैं और चाह रहे हैं कि कह दिया जाए, वो कहने की स्थिति नहीं है, लेकिन समझ सब लोग रहे होंगे कि इस समय इसके आने का और इसमें ये लाइन डालने का, जिस पर हमारे दोनों टिप्पणीकारों ने पहले ही कह दिया है कि साहब राजनीतिक नेतृत्व ने हमें खुला मौका दिया था, जबकि राजनीतिक नेतृत्व ने संसद में खुद स्वीकार किया कि हमने उनको बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने आए हैं, हमारा कोई इरादा इसको एस्केलेट करने का नहीं है और हमारा कोई इरादा आपके सैनिक ठिकानों या अन्य जगहों पर हमला करने का। तो राजनीतिक नेतृत्व ने, जिसको उन्होंने अभी ये प्रश्न दिया, उसने तो संसद में ये एक्सेप्ट किया और संसद के बाहर भी। एक सवाल और है, अभी श्रवण जी ने कहा कि राहुल
वो अब परमाणु बम दे दिया है इसने। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सरकार ने और देखिए- अपने पैर फंसा लिए हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, आपने ये मैं मिस कर रहा था। एक्चुअली सरकार ने इसमें चाहा है कि राहुल ट्रैप में फंसे। ये वही ट्रैप है जिसमें हम आप सब फंसे हुए। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका उत्तर देने से शब्दों की सावधानी रखनी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि ये देश की रक्षा का सवाल, और हमारे देश में इस तरह की सेंसिटिविटी है जिसको हमेशा पॉलिटिक्स ने रॉन्ग साइड इन कैश किया है। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी इस पर कोई ऐसी बात कह दें, कांग्रेस कोई ऐसा स्टैंड ले ले, या कोई जो भी सरकार से सवाल पूछता है कहीं इस ट्रैप में फंस जाए तो ये उसको क्रूसीफाई कर सके। अब देखना ये है, मैं इस पे उनको अपने अग्रज को नहीं कोई चैलेंज करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जो चाहती है सत्ता इस बयान के जरिए कि इसमें ट्रैप में वो फंसा ले, पता नहीं वो सफल होते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि इतनी सदाशयता तो कांग्रेस और राहुल में होनी चाहिए, और होगी शायद, कि वो कम से कम उस लाइन पे जाके इसमें फंसेंगे नहीं, और इसका अगर अफर्मेटिव इस्तेमाल कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। क्यों नहीं, परमाणु बम बन सकता है। बिल्कुल, वो कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आपने दुनिया में से वायुसेना की प्रतिष्ठा गंवा दी इस इंफॉर्मेशन को जारी न करने देकर। ये एक बड़ा पॉइंट है जो कांग्रेस और राहुल गांधी इस पे काम कर सकते हैं। क्योंकि एक इसमें एक आंकड़ा दे दूं आपको। इस विषय ने ट्विटर पर ही करीब 70 लाख से ज्यादा रिएक्शन हासिल कर लिए हैं अब तक। तो देखिए, रक्षा मामलों को लेकर भारत में भी, पाकिस्तान में भी और हमारे महाद्वीप में भी एक सेंसिटिविटी है।